बहुजन समाज पार्टी की बात करें और घोसी लोकसभा की बात करें तो ये ऐसी सीट है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि हमेशा अपना प्रभाव डालती रही है। 3 बार तो बीएसपी के सांसद यहाँ से रहे हैं, वो अपना नेतृत्व किए हैं। बाकी के बारे में बात करें तो दूसरे नंबर पे रहे उस चुनाव में भी। मेरे साथ एक नाम चल रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि बीएसपी में उथल पुथल चल रहा है। अभी बालकृष्ण चौहान को टिकट मिला हुआ है, लेकिन ऐसा कयास लोग लगा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि शायद से 1-2 दिन में एक नया चेहरा आ जाए। मऊ के रहने वाले हैं अरशद जमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो चर्चा तो हो रही है, तो चट्टी चौराहे पे लोग कह रहे हैं कि अरशद जमाल को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए क्योंकि बीएसपी के वो अच्छे लीडर हैं। नहीं, प्रत्याशी बनाना या न बनाना ये तो अपने शीर्ष नेतृत्व का काम है, माननीय बहन जी का काम। बताता हूँ कि आज की डेट में बालकृष्ण चौहान साहब हैं, बालकृष्ण चौहान साहब हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अंदर के शीर्ष नेतृत्व ने मौका दिया, आपके नाम की घोषणा हुई, तो फिर अरशद जमाल का रूप क्या होगा? देखिए, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनकी अंतिम इच्छा क्या होती है? उनकी अंतिम इच्छा, पॉलिटिक्स करने वालों की अंतिम इच्छा ये होती है कि वो एक दिन लोकसभा में पहुंच जाए। तो अगर ये मेरे मन में ये इच्छा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। और जहाँ तक टिकट मांगने का सवाल है तो टिकट मांगने का अधिकार तो सबको हासिल है, और 14 मई जो है वो पर्चा भरने की आखिरी तारीख़ है। तो 13 मई तक अख्तियार हमारा हासिल है कि हम प्रयास करें कि टिकट हमको मिल जाए। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है और जो भी बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से जो भी आता है, हम लोग लग के उसी को जिताएंगे। क्योंकि आपने अभी खुद बताया कि ये सीट तो हमेशा बहुजन समाज पार्टी की ही रही है। 3 मरतबा उनका एमपी रह चुका है, 2 मरतबा सेकंड पे रहे हैं, चाहे वो पहले नंबर पे रहते हैं चाहे दूसरे नंबर पे रहते हैं। समाजवादी पार्टी तो यहाँ 1 मरतबा जीती है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन वो तीसरे या चौथे नंबर पे रहते हैं। एक और बात को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं लोग, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोग। वो इस बात को बोल रहे हैं कि आज़ादी के बाद से कोई मुस्लिम लीडर चुनाव जीता नहीं घोसी में, तो अरशद जमाल इस बार क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे? हाँ, ये जब इत्तेफाक है कि आज़ादी के बाद आज तक यहाँ से कोई माइनॉरिटी का नहीं जीता है। हालांकि 1 मरतबा 1996 में मुख्तार अंसारी साहब भी लड़े थे, बसपा से ही लड़े थे कल्पनाथ राय जी के मुकाबले में, तो वो कुछ वोटों से वो चुनाव हारे थे। हालांकि वो दोनों, उस वक्त अजीब बात है कि दोनों लोग जेल में थे, कल्पनाथ राय जी भी जेल में थे, मुख्तार अंसारी भी जेल में थे। मगर कल्पनाथ राय जी चुनाव के 1 दिन पहले उनको ज़मानत मिल गई थी, वो बाहर आ गए थे, तो थोड़े वोटों से चुनाव हारे थे। 1 मरतबा बिस्मिल्लाह खान लड़े थे 1989 में, बसपा से उनको कोई जानता भी नहीं था, और उस ज़माने में वो सेकंड पे वो आए और 1,88,000 के आसपास उनको वोट मिला था। उसके बाद से, यानी पिछले 6 चुनावों से कभी कोई माइनॉरिटी का बसपा की तरफ से लड़ा भी नहीं है, और जीता तो आज़ादी के बाद से किसी भी दल से मुसलमान नहीं है। लेकिन चूँकि मैं इन सब विवादों में पड़ता नहीं, हिंदू मुस्लिम और जात बरादरी के, मैं तो सर्व समाज की हमेशा बात करता हूँ, और हमेशा काम भी मैंने किया है तो धर्म और जाति से ऊपर उठ के किया है। तो प्रयास है हमारा, अगर मिलता है ठीक है, तो पार्टी जिसको लड़ाती है उसका जिंदाबाद रहेगा। अरशद जमाल के ये शब्द रहते हैं और काफ़ी प्रभावित भी लोग होते हैं इस शब्दों से। आप चोट नहीं करते लेकिन अपनी बातों को रख देते हैं। अगर टिकट मिलता है तो अरशद जमाल के मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि घोसी लोकसभा की बात करें तो अधिकतर भाग देवरांचल का क्षेत्र होता है, जहां बाढ़ के समय में बाढ़ आती है, गर्मी के समय में आगजनी होती है। तो मुद्दे क्या होंगे अरशद जमाल के? देखिए, मुझे लगता है कि अभी मैं चूँकि प्रत्याशी नहीं हूँ तो अभी मुझे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलना ये ठीक नहीं है। लेकिन घोसी लोकसभा में समस्याएं तो बहुत हैं, और उन समस्याओं का निदान करना कैसे है, क्योंकि मैं तीसरी मरतबा चेयरमैन हूँ नगर पालिका में, काम करने का अनुभव है, संस्थाएं भी चलाई, स्कूल भी चलाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो बहुत सारे काम करने का अनुभव तो है ही है। और मुझे लगता है कि लोकसभा में जाने वाला व्यक्ति अगर काम करना चाहे तो उसके पास न अवसर की कमी है और न भारत सरकार के पास पैसे की कमी है। ये अलग बात है कि जो लोग जीत के जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके कर्तव्य क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं। और जब कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को
उसके अधिकारों का पता नहीं होगा, उसके कर्तव्यों का पता नहीं होगा, तो वो कभी भी ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएगा। मुझे मालूम है कि करना क्या है, लेकिन अब ऊपर वाले को क्या मंजूर है, यहाँ की जनता को क्या मंजूर है, मेरी पार्टी को क्या मंजूर है, ये उन लोगों को तय करना है। मेरी जिम्मेदारी शुरू होगी चुनाव जीतने के बाद। तो चुनाव जीतने से पहले मुझे टिकट चाहिए, तो अभी तो टिकट ही नहीं है मेरे पास, तो मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें क्या करूं। पहले टिकट मिल जाए तब फिर मैं अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से रोशनी डालूंगा, और जीतूंगा तो इतना यकीन है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो चुनाव जीतने की परिस्थिति है। तो जीतेंगे तो जनता को एक बात की गारंटी है कि जनता को ये अफसोस होने का अवसर नहीं देंगे कि जनता पछताए कि गलत आदमी को हमने चुन दिया, इसकी गारंटी है। मऊ में जब पिछला चुनाव आप जीते थे तो ये सामने का ग्राउंड पूरा भरा हुआ था जहां हम लोग बैठे हैं, तो ताकत तो आपने दिखाया है। लेकिन मैं उन लोगों की बातों पे आता हूं जो कह रहे हैं कि 100 में 80% चांस है कि अरशद जमाल मैदान में आएंगे। तो जब अरशद जमाल मैदान में आएंगे, मुसलमान हैं, दलित वोट भी बीएसपी से आप आएंगे तो दलित और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन और जो वोट हैं उसको किस तरह अरशद जमाल साधेंगे? ये मेरे पिछले चुनाव का जो है पता नहीं, मैं तो कॉपी दिखाता हूँ, अभी देता हूँ आपको कॉपी। अभी जो नगर पालिका का जो चुनाव हुआ है जी, तो उसमें लगभग मैंने 80,000 वोट पाया और 39-40 हज़ार वोटों से मैं जीता, यानी जितना बीजेपी को वोट मिला था उतने वोट से मैं जीता था। तो आप उसमें देखिएगा बूथ वाइज मैंने आंकड़ा उसमें छपवा दिया है कि कोई ऐसा बूथ नहीं है जहाँ से अरशद जमाल को वोट ना मिला हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं जिसने हमको वोट ना दिया हो। तो कुछ तो ख़ास बात होगी, कुछ तो इसका कारण होगा। मैं भी 30-35 साल 40 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ और राजनीति तो बाद में कर रहा हूँ, लेकिन जनता की सेवा से शुरुआत की। तो कोई तो कारण होगा कि सभी वर्ग, सभी बिरादरी के लोग मेरा सम्मान करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि सबके दुख दर्द में मैं चलता हूँ, किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। जिसको आवश्यकता है उसके लिए 2 कदम चल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अगर मैंने मुझको अगर टिकट देती हैं, उम्मीदवार बनाती हैं, तो आप पक्का जान लीजिए कि चाहे वो किसी भी प्रकार की दली दीवारें हैं, सभी दीवारें टूटेंगी और हम मुख्य एजेंडा बनेगा मऊ का विकास और लोकल का। बालकृष्ण चौहान से कितना मजबूत दिखेंगे अरशद जमाल? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से जो भी आएगा वो मजबूत रहेगा। बालकृष्ण चौहान को भी आप कमज़ोर मत समझिएगा, मजबूत तो वो भी हैं। उनके पास सिंबल जिसके पास हाथी का है वो वैसे ही मजबूत है। तो अगर वो लड़ते हैं तो वो भी मजबूत है, मैं लड़ता हूँ तो मैं भी मजबूत हूँ। अब एक थोड़ा सा दूसरे तरह का क्वेश्चन, हाँ पूछिए जितना चाहिए। अरशद जमाल जब आएंगे तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? देखिए, हम तो किसी को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहते। हमको टिकट मिलता है, हम चुनाव लड़ते हैं तो हम किसी को हराना नहीं चाहते, हम तो खुद जीतना चाहते हैं। लेकिन एक मजबूरी है कि जब मैं जीतूंगा तो कोई ना कोई हारेगा ही। तो कौन हारता है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि मैं जीतूँ और जनता के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, जनता की सेवा करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखिए कि नगर पालिका बहुत सारी हैं, आप पूरी यूपी में घूम लीजिए, मऊ नगर पालिका क्षेत्र में भी घूमिए, आपको एक एक गलियों में, मतलब नगर पालिका के अंतिम छोर, अभी मैं जो नया सीमा विस्तार के बाद जो गांव सम्मिलित हुए हैं उनमें भी विकास की किरणें पहुंचना शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो पुराना नगर पालिका है वहां आप सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, पेयजल की व्यवस्था देख लीजिए, रोशनी की व्यवस्था देख लीजिए, रास्तों की व्यवस्था देख लीजिए। बहुत कम पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे शहर मिलेंगे जो व्यवस्था नगर पालिका मऊ में है, तो सब मेरा बनाया हुआ है। तो जिस तरह से हमने आदर्श नगर पालिका बनाई है और तमाम मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं, तो वैसे ही वो अधिकार तो लोकसभा की जनता को भी है ना कि उन्हें भी वो तमाम मूलभूत सुविधाएं मिलें। किसी ने नहीं दी, हमें जनता अगर चुनती है तो हम यकीन दिलाते हैं कि हम जनता की पूरी सेवा करेंगे और किसी के नफ़े नुकसान की बात नहीं करेंगे। हम तो खुशहाली ले आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं कारण बनूं कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। मैं 3-4 बजे से पहले रात में कभी सोता नहीं हूँ, और उसका कारण ये कि कब किस रात को कौन आवाज़ दे दे, किस हमारे मतदाता को, किस हमारे नागरिक को ज़रूरत पड़ जाए। आप 2 बजे रात को भी कभी अगर ज़रूरत पड़ेंगे कि अस्पताल जाना है, तो आप मधुबन से भी अस्पताल नहीं पहुंचे रहेंगे, अरशद जमाल वहाँ अस्पताल में हाजिर रहेंगे। तो ये सब काम है और काम बोलता है। आप जान लीजिए, समीकरण
और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, मगर काम भी बोलता है। अगर काम आप करते हैं तो जनता कभी किसी को मायूस नहीं करती। ये जनता है, सच बोलती है, सच कहती है और सच करती है। जो लोग जनता के लिए लड़ते हैं, जनता उनके लिए खड़ी होती है और लड़ती है। आज संगठन हमारे साथ खड़ा है, वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि अरशद जमाल चुनाव लड़ें। अब संगठन की बात अगर ऊपर तक पहुंचती है तो शायद मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। नहीं प्रत्याशी बनाया गया तो जो प्रत्याशी बनाया गया है 13 तारीख के बाद हम लोग उनके साथ दिन रात लग के उनको जिताने का प्रयास करेंगे। घोसी की लड़ाई इस बार की काफ़ी अलग है। लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि कल्पनाथ राय की विरासत को कौन बचाएगा। दशकों से जो घोसी बदहाल पड़ी है उसको सजाएगा संवारेगा कौन। इसी कड़ी में मैं अरशद जमाल जी से बातें कर रहा था। लोगों में ये चर्चा हो रही है कि शायद से अरशद जमाल जी को 1-2 दिन में टिकट मिले, इनके नाम की घोषणा हो। तो मैं सोचा कि अरशद जमाल क्या सोचते हैं, इनसे बात हो और इनके विचारों को समझा जाए। तो अरशद जमाल क्या सोचते हैं, कल्पनाथ राय की विरासत को कैसे बचाई जाएगी, कौन बचाएगा? देखिए, मैं ये बात अक्सर बोलता हूँ अपने इंटरव्यू में या अपने भाषण में कि कोई किसी परिवार में जन्म लेने से उसका वारिस नहीं होता। राजनीतिक वारिस वो होता है जो उसके सपनों को साकार करे। और मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूँ कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय का वारिस, असली वारिस, उनका राजनीतिक वारिस मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके सपनों को साकार करना चाहता हूँ। और उन्होंने जो अधूरे उनके जो काम रह गए, उनके जो ख्वाब अधूरे रह गए, जो वो करना चाहते थे नहीं कर पाए, उन सभी कार्यों को मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सीमा बहुत छोटी है, तो उस सीमा में करके मैंने दिखाया। और बहुत से लोग कहते हैं कि विकास पुरुष भी कोई मुझे कहता है, कोई कहता है कि छोटे कल्पनाथ कहता है। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि लेकिन एक आपने बड़ी बात बोल दी कि कल्पनाथ राय के उत्तराधिकारी आप हैं। यस, मैं उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। उनकी ज़मीन और जायदाद का उत्तराधिकारी तो उनके परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति हो सकता है, मगर उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी तो वही होगा जो उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करो, उनके नक्शे कदम पे चले। मैं कल्पनाथ राय जी के साथ काम करने का मुझे अवसर तो नहीं मिला, लेकिन कई मरतबा मुझे उनके साथ सफ़र करने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला। तो जो उनको काम करने का जो जुनून था, जो नशा था काम करने का, उसी की वो नींद सोते थे। और जब तक जो ख्वाब नहीं बुनेगा, जो सपने नहीं देखेगा और जिसको जुनून नहीं होगा, वो कभी किसी के लिए कारामद नहीं होता, ना फ़ायदेमंद होता। तो जो जुनून स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी में था काम करने का, वही जुनून मेरे अंदर है। अब मैं कितना कर पाता हूँ ये आने वाला समय बताएगा। स्थानीय बनाम बाहरी की भी बातें चलती हैं और काफ़ी ज़ोर शोर से चलती हैं। तो अरशद जमाल के आने से स्थानीय को तो पाटा जा सकता है। अब इस सवाल का जवाब तो अगर मैं प्रत्याशी बनूंगा तो आपको दूंगा। पहले इंतज़ार करिए मेरे प्रत्याशी बनने का, क्योंकि बहुत सारे आपके सवालों को मैंने अवॉइड किया है, क्योंकि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। लेकिन अगर अल्लाह करे कि मैं प्रत्याशी बन जाता हूँ तो तब आप आइएगा, तो आपको आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। अरशद जमाल की बातों को सुनकर आप क्या सोचते हैं? अगर आप घोसी लोकसभा से हैं तो इनकी बातों को कितना सच मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।